भारत में जनजातीय विद्रोहों पर आज हम एक चर्चा करेंगे, पर सवाल यह है कि आखिरकार जनजातीय विद्रोह ही क्यों और इस विद्रोह शब्द का अर्थ क्या है। जनजातियां शहरीकरण या मुख्य धारा से दूर जंगलों में अपने सीमित संसाधनों और अपने रीति रिवाज और अपनी परंपराओं के साथ एक आपसी एकता और प्रकृति को माता प्रकृति यानी कि मदर नेचर मानते हुए रहती थी। तो जनजातियां क्या थी, अपने आप में मस्त थी। उनको जंगलों में रहना है, प्रकृति को अपना सर्वस्व मानना है। और देखिए, जैसे कभी कभी हम शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हमें पहाड़ों के पास जाके या प्रकृति के पास जाके क्या महसूस होता है? हमें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। हमें लगता है कि हम प्रकृति के करीब हैं, यानी कि हम प्रकृति में से हम उसी का एक हिस्सा है। तो 4-5 दिन घूम के आने के बाद हमें महसूस होता है कि हमने जैसे एक बहुत कुछ एक पा लिया हो, कुछ प्रकृति के साथ एक अपना अंतर संबंध स्थापित करके। लेकिन अगर प्रकृति के साथ आपको जीवन भर रहना पड़ जाए, अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आप प्रकृति के बीच में रहेंगे, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि आप सोचिए कि ऐसी मनोदशा क्या होगी। तो ऐसी मनोदशा थी जहां जनजातियां प्रकृति को अपना सब कुछ मानती थी और यहाँ पे वो बाकायदा एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के आधार पर अपना जीवन यापन भी करती थी। जैसे झूम कृषि करनी है उनको, और उन्हें क्या करना है, और उन्हें वहीं पे अपनी देसी शराब बनानी है, और उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने परंपराओं में रहना है आराम से। तो इस तरीके से वो चारागाह, जंगल, सब प्राकृतिक परिवेश कहीं ना कहीं जनजातियों को एक सानिध्य और एक पैट्रोनेज यानी कि संरक्षण देता है। अब इस संरक्षण में जब अंग्रेज भारतीय राजनीतिक शक्तियों को पराजित करके जब भारतीय जनता से रूबरू होते हैं, तो इसमें वो जनजातियों से भी रूबरू होते हैं, और जनजातियों से रूबरू होते ही सीधे तौर पे वो जनजातियों के परंपरागत अधिकारों का विरोध करते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये आपका अधिकार नहीं है, ये जंगल, ये नदियां, ये आसमां, ये बादल, ये जमीन जो भी है, ये तुम्हारा नहीं है, ये अंग्रेजों का है। तो जनजातियां इस बात पर सबसे पहले तो अंग्रेजों को या ब्रिटिश शक्तियों को दिकू घोषित कर देती हैं, जिसका मतलब होता है बाहरी व्यक्ति और जो शत्रु है। फिर क्या करती है? उसके बाद वो एक लंबा सिलसिला चलता है विद्रोह का, और ये जो आदिवासी विद्रोह हैं, इन्होंने भारत के इतिहास में ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया। और मैं तो अक्सर सोचता हूं कि अगर ये एक हो गए होते, मान लीजिए कि संथाल, मुंडा, कोल, भील सब एक साथ एक मंच और एक प्लेटफॉर्म पे आ गए होते, तो शायद 1857 की तो शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और ना कोई भारत छोड़ो आंदोलन होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब हम बहुत पहले ही स्वतंत्र हो गए होते। आखिरकार विद्रोह और आंदोलन किए क्यों जाते हैं? विद्रोह और आंदोलन इसलिए किए जाते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, अगर उसकी पूर्ति हो गई, और उसकी पूर्ति के लिए किए जाते हैं, और जब वो पूर्ति हो जाती है तो विद्रोह और आंदोलन बंद कर दिए जाते हैं, उनको निरंतरता में नहीं लाया जाता। तो जब अगर जनजातीय विद्रोह से ही देश को स्वतंत्रता मिल जाती, तो बाद की लड़ाइयां या बाद के जो अन्य आंदोलन हैं, उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर इतिहास तो इतिहास है, जो हो गया सो हो गया। तो ऐसे में जनजातियों का एक जो विद्रोह का तरीका था, वो आमतौर पे उनके परंपरागत अधिकारों को, उनके प्राकृतिक व्यवस्थाओं को अस्वीकार करने के कारण पैदा हुआ, और जनजातियों ने फिर एक बड़े विद्रोही स्वरूप को अपनाया, जिसमें बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू और ऐसे बहुत सारे वीर नायक हुए जनजातियों में, जिन्होंने इस मोर्चे को संभाला, जिन्होंने नेतृत्व संभाला।